नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 कि गोदान की रचना कब हुई? ए 1936 ईस्वी, बी 1937 ईस्वी, सी 1938 या डी 1940 ईस्वी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प ये 1936 ईस्वी इज ए राइट आंसर, है ना। मैंने आपको बताया था कि गो का दान करो, प्रेम से करो, प्रेम से मतलब प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, और 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके गो का दान प्रेम से करो, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि गोदान की कथा वस्तु है, ये भ्रष्टाचार की समस्या, बी कृषक की समस्या, सी है कि बाढ़ की समस्या, या डी है कि सूखे की समस्या। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कृषक, विकल्प बी कृषक की समस्या इज राइट आंसर, है ना। देखो, गाय का संबंध कृषि से होता है, खेती से होता है, तो गोदान कृषक की समस्या से संबंधित है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 और 4 आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कथन एवं कारण है। तो कूट आपको दिया गया है कि ए कूट में ए और आर दोनों सही होंगे, आर ए की सही व्याख्या होगी। बी में ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ये सही है किंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 3 है, कथन है कि प्रेमचंद जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। कारण यह है कि यह कृषकों का शोषण करने वाली व्यवस्था थी। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल सही जवाब, ए और आर दोनों सही है कि प्रेमचंद जमींदारी प्रथा के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। और आर कह रहे हैं कि यह कृषकों का शोषण करने वाली व्यवस्था थी, ये भी सही है। और ये जो है आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई की पात्र हैं। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके इंटरनेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि कथन क्या है कि होरी भाग्यवादी है, गरीबी को अपनी नियत मानता है, ये कारण उनका है। और कथन है और कारण है कि होरी किसान है। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको विकल्प बी सही मिलेगा कि ए और आर दोनों सही है ना। होरी एक भाग्यवादी किसान तो है ही, उसकी गरीबी अपनी नियत मानता है, और किसान भी है, दोनों तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो विकल्प है यहाँ पर बी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि मेहता जी गोदान में प्रेमचंद के प्रवक्ता है, बी प्रेमचंद ने अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है कि मेहता जी की कथनी और करनी में एक रूपता है। और डी यानी कि चौथा है कि गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आप देख रहे हैं कि मेहता जी गोदान में प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं, अब प्रेमचंद अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं, ये, और मेहता जी कथनी करनी में एक रूपता है, और गोदान कृषक जीवन की महान गाथा है। तो इसमें कह रहे हैं कि केवल ए सही है, या केवल बी सही है, केवल 3 और 4 सही है, या डी उपयुक्त सभी सही है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया, और बिल्कुल सही जवाब था कि विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है ना। मेहता को देखेंगे तो गोदान प्रेमचंद जी का एक प्रवक्ता है, और प्रेमचंद जी ने अपने जो विचार हैं वो मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। मेहता जी की कथनी और करनी में एक रूपता है, और गोदान कृषक जीवन की महागाथा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से, यह कथन किसका है? ये मेहता का, बी गोबर का, सी धनिया का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से, ये मेहता का कथन है।
है ना, मेहता का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है जितना मेहता, जितना मेहता। मेहता माने मेहता को आपको दिमाग में बैठाना है, हो सकता है कथन आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के साथ है कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है। कथन किसका है? ये मिर्जा खुर्शीद का, बी मेहता का, सी गुबर का, डी राय साहब का। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आना चाहिए कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। विकल्प ये मिर्जा खुर्शीद इज राइट आंसर, है ना। डेमोक्रेसी व्यवहार में बड़े बड़े जमींदारियों का राज्य है मिस्टर खुर्शीद, मिर्जा खुर्शीद। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 8 है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है, इनमें देखेंगे प्रेमचंद का नाटक कौन सा है। ये करबला, बी संग्राम, सी प्रेम की बेदी और डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल बहुत पहले से इसको रटे हैं कि करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी मुंशी प्रेमचंद जी ने ये 3 बड़े महत्वपूर्ण नाटक की रचना की है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 9 है कि प्रेमचंद ने किस पत्र में पत्रकारिता की है। ये कह रहे कि मतवाला में, बी हंस में, सी आर्य दर्पण या डी ये सभी। तो मैंने आपको बताया था ना, प्रेम से हंस रहते हैं जोड़े में, प्रेम हंसों से सीखो। तो हंस पार हंस प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया समाचार पत्र है, इसमें इन्होंने पत्रकारिता की है। प्रश्न संख्या 10 है कि मानसरोवर में किसकी कहानियाँ संकलित हैं। ये निराला की, बी महादेव वर्मा की, सी प्रेमचंद की, डी मोहन राकेश की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब अगर सिर्फ विकल्प सी को लाभ किया जाए, विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद। और मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। कितनी कहानियां हैं? लगभग 300 कहानियां इसमें संकलित हैं, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 11 है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कथन है कि प्रेमचंद के यहाँ भारतीय ग्राम जीवन का सतही रूप ही प्रकट हुआ है। इसके संबंध में कारण बता रहे हैं कि गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है। और नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है और कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो कूट है कि ये में कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहे हैं कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ए गलत आर सही है। तो अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 11 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ए गलत है लेकिन आर सही है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रेमचंद ग्राम जीवन का सतही अध्ययन नहीं किए हैं, ये गलत है, किंतु आर सही है कि गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है ना, विकल्प डी। ये गलत किंतु आर सही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास कौन सा है। ये कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी सेवा सदन और डी गोदान। तो अब इस पर आपको कुछ कहना भी नहीं है, बस आपको केवल विकल्प डी को चयन करना है, गोदान इज राइट आंसर, है ना। प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ख्याति यानी कि विख्यात जो उनका उपन्यास है गोदान है। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि गोदान, गो का दान करो, प्रेम से करो, 36 यत्न करके करो। तो 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और अगर देखा जाए रचना के हिसाब से तो अंतिम की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए। कायाकल्प तो अच्छी होती है, तो अच्छी 1926 में। सेवा सदन में 18 जन रहते हैं तो 1918 में। रंगभूमि में तू पहुँच भाई 25 में। तो ये इसका समय भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 13 है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। ये मंगलसूत्र, बी गबन, सी प्रेमाश्रय, डी कायाकल्प। तो अपूर्ण और अंतिम उपन्यास कौन सा है? ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प को लाभ किया जाए, मंगल सूत्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो मंगल सूत्र होता है कभी कभी किसी को पूर्ण होता है, किसी को अपूर्ण होता है। तो मंगल सूत्र प्रेम की निशानी है, तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अपूर्ण है, 1948 में लिखा गया, और इसको इनके पुत्र अमृत राय जी ने इसको पूरा किया था। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 14 है कि होरी किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। ये गोदान, बी रंगभूमि, सी कायाकल्प या डी गबन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि होरी, धनिया, मालती, है ना, और झुनिया। तो इसको अगर देखा जाएगा तो विकल्प ये गोदान इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 15 कि गोदान प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक कौन है? ए गोबर है, बी होरी, सी धनिया या डी प्रोफेसर मेहता है। तो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचार का वाहक इनमें कौन सा है? और इसके पूर्व वाले प्रश्न में भी आपने देखा था किसके माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, कौन उनका प्रवक्ता है। अब बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी प्रोफेसर मेहता इज राइट आंसर, है ना। तो अपने प्रगतिशील विचारों का वाहक प्रोफेसर मेहता के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन आसान सा है ना, तो इसको सबको जानना चाहिए। एक रामपत राय, बी धनपत राय, सी गणेशपति या डी सुदर्शन। तो विकल्प बी धनपत राय इज राइट आंसर। पिताजी के नाम अजायब राय था। उर्दू में नवाब राय से ये जो पत्र लिखते थे। 1880 में मुंशी जी का जन्म हुआ और 1936 में इनका देहावसान हुआ था। ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लमही ग्राम में। ठीक, प्रश्न संख्या 17 है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था, यानी कि कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये गोदान, बी निर्मला, सी रंगभूमि या डी सेवा सदन। तो इसके हिसाब से पहला उपन्यास इनका अगर देखेंगे तो विकल्प डी होगा सेवा सदन में। हमने बताया 1918 में। निर्मला तो अच्छी होती 1926 में तो 6, गोदान 1936 में 36 करके, रंगभूमि में तो पहुँच 2-5-25। तो विकल्प डी सेवा सदन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 18 की प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। यह कथन किसका है? कि प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थ के रचनाकार हैं, ये कथन किसका है? ये शिवदान सिंह चौहान का, बी आचार्य शुक्ल का, सी महेंद्र का, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब भी आ गया कि प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। विकल्प ये शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूरदास कौन से उपन्यास का पात्र है? ये गोदान का, बी रंगभूमि का, सी कायाकल्प का और डी निर्मला का। तो जो सूर्य व्यक्ति होता है ना वो रंगभूमि में पहुंचता है। तो पहुंच भैया रंगभूमि में 1925 में, निर्मला 1926 में, कायाकल्प 1927 में, गोदान 1936 में। ठीक है, ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रेमचंद के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें कह रहे हैं कौन सा कथन एक है जो कि मुंशी प्रेमचंद के विषय में सही नहीं है। ये है कि प्रेमचंद ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, ये सत्य नहीं है। बी है कि उन्होंने उपन्यासों में किसान व श्रमिक वर्ग की समस्याओं को चित्रित किया, ये सत्य नहीं है। सी है कि उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ये सत्य नहीं है। या डी उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, ये सत्य नहीं है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 20 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को ला किया जाए, है ना। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, ये गलत है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने नहीं किया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और बाकी प्रेमचंद का उपन्यास जन जीवन को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। किसान और श्रमिक की समस्या इसमें चित्रित बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीयता का समर्थन किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी और डी है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आप सबका जवाब भी आ गया कि आदर्शोन्मुख, आदर्श की तरफ उन्मुख होते हुए यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद जी ने घुला मिला दिया है, कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद जी ने घुला मिला दिया है, ये कथन किसका है ना। तो जवाब आपको देना होगा, ये बच्चन सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद और डी है रामनाथ चतुर्वेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए अगर कोई चीज़ आप घर में रखी है ना तो बिल्कुल उसको घुलाने मिलाने का काम कौन कर सकता है? बच्चे कर सकते हैं, बच्चन, है ना। हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं, कोई सामान रखी गई है, कितनी कीमती कितनी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर खुले में कहीं है बच्चे पाए हैं तो उसको घुला मिला देंगे। तो घुला मिला दिया है किसको? गांधी और मार्क्स को बच्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 23 है कि प्रेमचंद का जीवन काल है, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया है, तो जवाब आपको देना है 1880 1936
1880 1938, 1882 1936 और 1882 1935। तो मुंशी 80 फॉर 1880 और मुंशी के पास 36 बुद्धि होती है। तो 1936 में इनका देहावसान हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश के लम्हे ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम बिल्कुल क्या था, है अजायब, नवाब राय नाम से लिखते थे। इनका मूल नाम था धनपत राय। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। दयानंद निगम जी ने इनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल विकल्प ये आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। अब इनमें से कौन सा असत्य कथन है, तो थोड़ा सा ये देख लेंगे, धुंधला आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, बहुत साफ नहीं आया था तो ये, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग उसका जवाब दे दीजिएगा। ये है कि गोदान में 5 पुरुष व 5 स्त्री पात्र हैं, ये कथन असत्य है। या भी है कि मिस्टर मेहता प्रेमचंद के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये असत्य है। सी में देखेंगे, कह रहे हैं कि हीरा के 2 भाई, होरी के 2 भाई हीरा और शोभा हैं, ये असत्य है। या डी कह रहे हैं कि होरी की 3 पुत्रियां थीं। तो जो लोग ढंग से पढ़े होंगे वो बिल्कुल विकल्प डी का चयन करेंगे। होरी की 2 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां नहीं थीं। गोदान में 5 पुरुष और 5 स्त्री पात्र है, बिल्कुल सही है। मिस्टर मेहता प्रेमचंद के विचारों का प्रतिनिधि है, बिल्कुल सही है। और होरी के 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि होरी के गांव का नाम है, ये थोड़ा सा यहाँ भी अब कटा कटा दिख रहा होगा। ये कह रहे बेलारी, बी सेमरी, और सी है कि बेल्लोर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो होरी के गांव का नाम सब लोग जानते हैं, बेलारी था, और सेमरी गांव था भोला का। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 26 है कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है। ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी दिनकर, डी मोहन राकेश। तो शेखर की जीवनी जो होती है ना, अज्ञेय है, अज्ञेय जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 27 है कि शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ। ये 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1945। तो प्रथम भाग 1940 में और दूसरा भाग 1941 में होता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 28 है कि असत्य कथन को चुने, जिनमें आप ये देख रहे हैं कि शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, यह सत्य है। या फिर भी इसके प्रथम भाग का नाम जो उत्थान और द्वितीय भाग का नाम जो है संघर्ष है, यह सत्य है। सी है कि शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, और डी कह रहे हैं कि इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1945 में हुआ। तो इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1945 में नहीं बल्कि 1941 में हुआ है, यही असत्य था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि कथन और कारण को आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई देगा, कह रहे हैं कि कथन है शेखर एक जीवनी में संपूर्ण मानवता के लिए प्रेमी है ना। शेखर एक जीवनी में संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम है। कारण है कि मानवता के लिए प्रेम मनुष्यों को शक्ति प्रदान करता है। और कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी में है कि ये सही है किंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प बिल्कुल लॉक किया जाए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि आगे के लिखे हुए उपन्यासों में कौन सा एक नहीं है। एक शेखर एक जीवनी, बी आगे नदी के द्वीप, बी अपने अपने अजनबी, और डी है कि आंगन के पार द्वार। तो ये उपन्यास नहीं है बल्कि काव्य है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 30 के विकल्प डी को लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 से 33 है कि कथन और कारण के हिसाब से आपको जवाब देना है। कूट आपको सामने ऊपर दिख रहा है। ए में है कि ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही होंगे बी में, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं होगी। सी में ए सही होगा किंतु आर गलत होगा, और डी में ए गलत होगा किंतु आर सही होगा। तो इसके हिसाब से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, 31, 32, 33 का। तो प्रश्न संख्या 31 में कथन है कि शेखर में विद्रोही प्रवृत्ति जन्मजात थी। कारण देना है कि विद्रोह भावना व्यक्ति में विकसित नहीं की जा सकती है। तो अब इसका जवाब आप जब देंगे
तो सही जवाब क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी है कि ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। विद्रोही पर भी जन्मजात और विद्रोह भावना विकसित नहीं होती। तो विकल्प बी सही होगा, दोनों गलत है और दोनों सही व्याख्या भी नहीं है। ठीक है, चलिए 32 में कथन यह है कि फांसी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। कारण दे रहे हैं कि फांसी की सज़ा से ना तो अपराधी का सुधार होता है और ना ही किसी को अपराध करने की शिक्षा मिलती है, अपराध ना करने की शिक्षा मिलती है। तो 32 के हिसाब से जब देखेंगे तो इसका भी विकल्प बी ही सही हो रहा है ना। ए और आर दोनों गलत है और उसकी सही व्याख्या भी नहीं है। ठीक है, 33 में आएंगे तो शेखर की मानता है कि संसार में अच्छे लोग ओछी मानसिकता के हैं, है ना। संसार मानता है कि संसार के लोग ओछी मानसिकता के हैं। कारण दे रहा है कि स्त्री और पुरुष व्यक्ति का संबंध ना मान करके वासनात्मक संबंध मानते हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल ये सही बात है, विकल्प ये सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पे सही होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी मित्रों। अब प्रश्न 34 है कि चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की है। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, डी में से कोई नहीं। तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। अब प्रश्न 35 है कि चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की। अब आपको जवाब देना है। ये 1930 में रचना कब हुई थी, 1930 में, बी 1931 में, सी 1932, डी 1935 में। तो अब चंद्रगुप्त की बात की जाए तो इस नाटक की रचना कब हुई थी। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प है ना, कहीं कहीं बी मिलेगा, कहीं कहीं ए मिलेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि चंद्रगुप्त हो जाते हैं, है ना, 30 में, 1930 होना चाहिए था। ठीक है ना, फिलहाल इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए 1930 सही है या 1931 सही। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 36 है कि चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु है। ये कह रहे हैं कि मुगलों के भारत पर आक्रमण की, बी अंग्रेजों के भारत पर शासन की, सी है सिकंदर के भारत पर आक्रमण की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु की बात अगर की जाती है तो बिल्कुल सिकंदर के भारत पर आक्रमण की कथा उसमें है। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न 37 है कि चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र है। अब चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र कौन है। ए सिंहरण है, बी चाणक्य है, सी अलका है, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चंद्रगुप्त नाटक का जो मुख्य पात्र है वैसे तो चंद्रगुप्त और चाणक्य होना चाहिए, है ना। सॉरी मित्रों, चाणक्य, विकल्प बी चाणक्य इज राइट आंसर। और कहीं कहीं सिंहरण को दे रहा है तो विकल्प बी चाणक्य इज राइट आंसर। अब प्रश्न 38 है कि कथन यह है कि चाणक्य अपने समय का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक था। कारण तेरा कि वह शौर्य के समय शौर्य और नीति के समय नीति से काम लेता था। अब इसके हिसाब से कोड का जवाब देना है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, और बी है कि आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है कि ये सही है किंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो 38 का जवाब विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि चाणक्य अपने समय का सबसे राजनीतिक था। वह शौर्य के समय शौर्य और नीति के समय नीति से काम लेता था। ठीक है, चलिए प्रश्न 39 है कि असत्य कथन चुने। अब इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसका चुनाव आपको करना है। यह कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, एक में। दो में कह रहे कि चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, और तीसरा है कि वह भारत की भूमि से बहुत प्रेम करती थी, और चौथा है भारत भूमि ने मानवता को पैदा किया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि 1 और 2, बी में 1 2 3, और सी कह रहे हैं कि 3 4, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं असत्य है, यानी कि सब सही है। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। इनमें से कोई नहीं असत्य है, यानी कि सब सही है। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बात करें कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, बिल्कुल सही है। भारत की भूमि से प्रेम करती थी, बिल्कुल सही है। और भारत भूमि ने मानवता को पैदा किया है, यानी मानवता को जन्म दिया है। ठीक, चलिए सब सही है।
प्रश्न क्या 40 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रसाद जी का नाटक नहीं है। अब इनमें कौन सा एक नाटक जो है प्रसाद जी का नहीं है। ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी आधे अधूरे। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1969 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है आधे अधूरे, यही सही नहीं है। ठीक है। प्रश्न 41 है कि असत्य कथन चुने। ये है कि प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र ऐतिहासिक है। बी है कि स्त्री पात्र काल्पनिक है। सी है कि चंद्रगुप्त नाटक रंगमंचीयता के अनुकूल नहीं है। और डी है कि चंद्रगुप्त एक सुखांत नाटक है। तो प्रश्न 41 को अगर ध्यान से पढ़े होंगे ना तो विकल्प डी को आप सही कह रहेंगे। ये सुखांत नहीं बल्कि एक दुखांत नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र ऐतिहासिक है, स्त्री पात्र काल्पनिक है और रंगमांचिकता के अनुकूल नहीं है। देखिए बड़ा कठिन हो जाता है इसको प्ले करना। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या पहले से कि आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई, ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। ए 1965, बी 1969, सी 1970, डी 1972। और सबसे पहले तो जवाब देना कि आधे अधूरे नाटक किसका है, मोहन राकेश का है, जिसमें सावित्री और महेंद्र नाथ है। और सावित्री एक ऐसे पूर्ण पुरुष की तलाश करती है और इसे 3 पुरुषों के संपर्क में भी आती है, लेकिन कोई भी पूर्ण पुरुष इसे नहीं मिलता है। और अंत में यह कह देती है कि सारे पुरुष आधे अधूरे हैं, कोई पूर्ण नहीं है। तो विकल्प बी होगा 1969। एक हो जाता 70 हो जाता, पूर्ण हो जाता, तो अधूरा 69 है। ठीक है, चलिए। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार बिल्कुल अभी आप लोगों ने चर्चा भी इससे कर लिया। ए जैनेन्द्र, बी मोहन राकेश, या डी मुक्तबोध। तो विकल्प बी मोहन राकेश इज राइट आंसर। अब प्रश्न क्या 44 से 47 तक दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। ए में है कि ए और दोनों सही है, ए आर की सही, हर एक की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है, आर गलत है। और डी में ए गलत है, आर सही है। आप प्रश्न क्या 44 का जवाब आपको देना है कि आधे अधूरे नाटक के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। कथन है कि वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष को खोजना असंभव है और कारण देना कि प्रत्येक व्यक्ति अपूर्ण होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देंगे 44 का, तो विकल्प आपका बिल्कुल ये सही होगा, है ना। ये भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष को खोजना असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपूर्ण होता है। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 45 है कि आधे अधूरे में विघटन को दिखाया गया है। कारण है कि यह विघटन सर्वत्र विद्यमान है। अब इसका जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प बी सही होगा। अब प्रश्न क्या 46 है कि आधे अधूरे नाटक में आधुनिकता बोध तथा उससे जुड़ी समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं। कारण क्या है कि वर्तमान में विघटन की प्रक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी प्रश्न संख्या 46 में विकल्प आपका बी सही होगा, है ना। ये सही है किंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है कि आधे अधूरे नाटक का सफल मंचन संभव है। कारण है कि इसमें कम पात्र है, भाषा सरल व सहज है। तो बिल्कुल 47 का विकल्प सी सही होगा, है ना, कि ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए। अब संख्या 48 है कि असत्य कथन चुने। अब इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसी का चयन आपको करना है। अब संख्या 48 के रूप में कह रहे कि आधे अधूरे नाटक में लेखक ने मिस्टर जुनेजा के माध्यम से प्रत्येक मूल उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बी है कि सब में अधूरापन होता है, पूर्णता किसी में नहीं होती है। सी में है कि एक दूसरे के साथ समायोजित करके ही जीवन जिया जा सकता है। और डी है कि इनमें एक नाटक का मंचन संभव नहीं है। इस नाटक का रंग मंचन संभव नहीं है। तो कह रहे असत्य कौन सा है, तो विकल्प डी को देखा जाएगा। तो यही असत्य है ना। जो कह रहे कि इस नाटक का रंगमंचन संभव नहीं है, तो ये असत्य है। इस नाटक का रंगमंचन संभव है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि आधे अधूरे नाटक का मुख्य पात्र कौन सा है। अब जवाब आपको देना है विकल्प के अनुसार।
ये कह रहे हैं कि जगमोहन है, बी महेंद्रनाथ है, सी जुनेजा है, डी सिंघानिया है। तो चूंकि मुख्य पात्र की बात आती है तो महेंद्रनाथ, और मुख्य स्त्री पात्र की बात आती है तो सावित्री है ना। और सावित्री के बारे में भी हमने बताया था कि एक पूर्ण पुरुष को तलाश करती है। इस दौरान वो 3 पुरुषों के संपर्क में आती है, लेकिन सबको अधूरा पाती है। तो कहती भी है कि सारे के सारे पुरुष आधे और अधूरे होते हैं। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। विकल्प बी इज राइट। अब प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ये लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ के एक दिन, सी आधे अधूरे, डी अंधा युग। तो विकल्प डी अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। लहरों के राजहंस की बात करते हैं तो 1963 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा। आधे अधूरे 1969 में मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया नाटक है। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इस तरह से इसके कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।